Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, this is the 15th list of the most expected MCQ that have very high chance to be asked in your upcoming prelim exam. हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 27 जून के prelim में बैठने वाले हो 2021 के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके आने वाले prelim में पूछा जा सकता है, क्योंकि हम वट एवर द क्वेश्चन हम जो भी बनाते हैं आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर के बनाते हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम का लास्ट 10 ईयर्स का पेपर का एनालिसिस करने बाद हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिलेटेड टू एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट. तो फर्स्ट वुड्स डिस्पैच 1854, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड मकॉले मैन्यूट 1835. तीनों ही एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आंसर इज डी. यू कैन रीड हेयर. वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, क्योंकि अंग्रेज़ों का मानना था कि ओरिएंटल लैंग्वेज के साथ साथ, क्योंकि उनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, राइट, एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोट करना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ये रिफॉर्म्स लाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू पास अ लॉ अगेंस्ट लिंचिंग इन इंडिया. तो सबसे पहले लिंचिंग बहुत ही न्यूज़ था, तो मणिपुर इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द लिंचिंग एक्ट. लिंचिंग यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल खुद ही इंसाफ करने लगते हैं और बिना कोर्ट के इंतज़ार करे लोग किसी बेगुनाह को, या फिर अगर उस पर शक भी होता है तो उसको अकेले वो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मार देते हैं, राइट. उसको कहते हैं लिंचिंग. सो व्हाट इज लिंचिंग? लिंचिंग इज अ प्री मेडिएटेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बाय अ ग्रुप, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, सेकेंड इक्वेलिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो इसका आंसर दे सकते हो. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर है एंड इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, 1 and 2 ओनली. ऑप्शन ई इज करेक्ट, राइट. एंड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ एज इम्प्लाइड इन आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कब आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको गवर्नमेंट लॉ के जरिए भी निकाल नहीं सकती, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक देबरॉय कमिटी इज ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू privatization of railways, right. It is related to privatization of railways. Vivek Debroi. You can read here which was set up to suggest ways to mobilize the resource for the Indian railway and restructure the railway board. And consider the following statement regarding Vajrayana Buddhism. Vajrayana Buddhism, the main deity is Tara, means a lady. Second, Vajrayana is based on the Hinayana Buddhist philosophy. Third, it involved the combining Brahmanical Veda based rituals with Buddhist philosophy. So आपको देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है ये एंशियन हिस्ट्री से पूछा गया है, राइट. तो आपको एंशियन हिस्ट्री भी पढ़ना है, इसके लिए आप 6 क्लास NCERT पढ़ सकते हो और इसके अलावा 11-12 का NCERT पढ़ सकते हो, राइट. तो ये हरियाणा से इसका कोई लेना देना नहीं है. ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, right. So Vajrayana Buddhism, Tantric Buddhism scholar contemplate that Vajrayana school developed as a result of royal courts sponsoring both Buddhism and Shivaism. They say it was influenced by Hinduism. Next question, four noble truth of Buddha. Four noble truths of Buddha: right view, right speech, right conduct, right concentration. ये चारों चीज दी हुई है ना, ये बुद्धा के 8 फोल्ड ऑफ पाथ है, ये 4 नॉबल ट्रूथ्स नहीं है, राइट. तो ये चारों भी नहीं है, मीन्स इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव. तो फिर 4 नॉबल ट्रूथ क्या है? 4 नॉबल ट्रूथ ये है कि गौतम बुद्धा का मानना था कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग. दुनिया जो है ना बहुत परेशान है, उसका परेशानी का काउस क्या है, कारण क्या है? डिज़ायर, लोगों की इच्छा, लोगों की बहुत सारी ख्वाहिश है, उम्मीदें है. सो इफ डिज़ायर्स आर गेट रिड ऑफ, अगर ये सारी जो अननेसेसरी ख्वाहिश है वो अगर ख़त्म हो जाएंगी तो सफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी. सो दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ. जो 8 फोल्ड पाथ क्या है? राइट व्यू, सही देखो, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन. सो दीज आर द 8 फोल्ड पाथ ऑफ द गौतम बुद्धा. एंड इसके बारे में एक और बात बता दूं कि बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड और नॉर रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. गौतम बुद्धा का ना ही गौतम बुद्धा ने भगवान को एक्सेप्ट किया, ना ही रिजेक्ट किया, राइट. सो ही लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा.
तो लॉ ऑफ कर्मा रिलेटेड टू द लॉ गौतम बुद्धा, उसका उनका मानना क्या था कि द आर्ग्यू दैट द कंडीशन ऑफ अ मैन इन हिज लाइफ डिपेंड्स अपॉन हिज डिड्स, जो भी इंसान करेगा जैसा करेगा वैसा भरेगा। सो फ्रेंड, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए, देखिए इस कोविड-19 के दौर में सारी कोचिंग क्लासेस बंद हैं, तो जो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट यूपीएससी की कोचिंग क्लास है अनअकैडमी, जहाँ पर जितने भी इंडिया में टॉप यूपीएससी कोचिंग क्लासेस है उसके एजुकेटर पढ़ाते हैं, राइट। और ये आपके घर पे है, यानी कि आपके मोबाइल के ज़रिए आप इंटरनेट के ज़रिए पढ़ सकते हो, राइट। सो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑन एवरी मंडे, हर एक मंडे वाइज चलेगा। कॉम्पीट विद द थाउजेंड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। नाउ कि आपको अपनी देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रॉपर गाइडेंस, राइट डायरेक्शन और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। प्रीलिम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइट हाई क्वालिटी एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, साथ साथ में करंट अफेयर्स और राइट डायरेक्शन के जरिए, मतलब मेंस का आंसर कैसे लिखना है, मेंस के आंसर राइटिंग में आपको सारी चीज़ें ओवरऑल डायमेंशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीज़ मेंशन करना है, राइट। तो ये टॉप एजुकेटर्स है जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो प्रीलिम्स प्लस मेन इंटीग्रेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। मिशन बैच जो है वो बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, कम से कम 6 महीने का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 24 महीने होगा। यानी कि अगर आपका टारगेट 27 जून 2021 का प्रीलिम है तो आप इसमें पार्टिसिपेट और इनरोल कर सकते हो अपने आप को। इसमें लाइव क्लासेस दी जाएगी बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम प्लस मेंस। इसके अलावा जो नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप आपके एजुकेटर से, टीचर से पूछ सकते हो। प्रीलिम प्लस मेंस टेस्ट सीरीज होगा, विद एनालिसिस दिया जाएगा और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी किया जाएगा। तो सेम जो चीज़ें होगी लक्ष्य बैच में, जो कि टोटली हिंदी में होगा, और एक्सपेडिशन बैच टोटली इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट कि अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हो, इसका मामूली सा फीस रखा हुआ है जिसका 40,500 रुपीज़ है। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो MIYT10, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई, लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस पेज पे ले जाएगा, सब्सक्रिप्शन पेज पे, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ 36,450 पे करना पड़ेगा 6 महीने के लिए। अगर आप 1 साल का लेते हो तो 72,000, उसमें 10% माइनस कर दो, 64,800 पे करना रहेगा। Next question, consider the following statement regarding the adaptation fund. It has been established under the Kyoto Protocol. Second, IMF serves as a trustee of the adaptation fund. So adaptation मतलब कि कंट्रोल करना, मिटिगेट करना जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो फंड है क्योटो प्रोटोकॉल के जरिए स्टार्ट किया गया अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल इन जापान में 2002 और 2 समथिंग में। लेकिन इसका ट्रस्टी जो है IMF नहीं है, वर्ल्ड बैंक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Right, adaptation fund established under the Kyoto Protocol of the United Nations Framework Convention on Climate Change. It finances the projects and programs that help vulnerable communities in developing countries adapt to climate change. Initiatives are based on country needs, views and priorities. तो जो भी फंड रहेगा वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो गरीब कंट्रीज है, उनको फंड देगी कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करो। और इसका ट्रस्टी है अडेप्टेशन फंड बोर्ड, comprising 16 members and 16 alternatives, and meets at least twice a year. The World Bank serves as a trustee of adaptation fund. Next question, consider the following statement regarding the Sankalp scheme. It is a centrally sponsored scheme. It will provide a market relevant training to youth. Market relevant मतलब कि youth को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल, हुनर दिया जाए। Next, it aims to enhance the institutional mechanism for skill development and increase access to quality and market relevant training for the workforce. तो बिल्कुल भी सही है, तीनों भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो तीनों ही राइट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो संकल्प स्कीम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज एन आउटकम फोकस स्कीम मार्किंग शिफ्ट इन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी इन वोकेशनल एजुकेशन. वोकेशनल मतलब जिसके जरिए हुनर सीखा जाए. Sankalp aims to implement the mandate of the National Skill Development Mission, will provide the market relevant training to 3.5 crore youth. Next question, consider the following statement regarding the features of the permanent settlement. First, the zamindar of Bengal were recognized as the owner of the land as long as they paid the revenue. यानी कि जमींदार जब तक कि अंग्रेजी हुकूमत को लैंड रेवेन्यू पे किया तो वो उस जमीन का ओनर माना जाएगा, मालिक माना जाएगा.
है ना, सेट माना जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट। सेकंड, दिस सेटलमेंट डिडंट टेक अवे द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ द जमींदार्स। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, उनसे उनकी पावर ले लेता था, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट जमींदार हैड टू पे द कंपनी वाज फॉर्मली फिक्स्ड। तो इसलिए परमानेंट मतलब फिक्स सेटलमेंट, रेवेन्यू फिक्स है, तुम्हारा लैंड कितना भी हो, तुमको बारिश हो या ना हो, प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, आपको एक फिक्स रेवेन्यू देना ही है। थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। यू कैन रीड हियर। So main feature of the zamindari system of permanent settlement, zamindar of Bengal were recognized as the owner of the land as long as they paid the revenue to the East India Company regularly. Second feature, the amount of revenue that zamindar had to pay to the companies was formally fixed and would not be raised under any circumstances. वो बढ़ेंगे नहीं, ना ही घटेंगे। In other words, the government of East India Company got 89% leaving the rest to the जमींदार। यानी जो भी रेवेन्यू ले रही, सपोज 1000 रुपया ले रही, तो उसमें से 890 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जेब में रखेगी, बाकी का सिर्फ 110 रुपया जमींदार रखेगा। थर्ड, द रियोज बिकेम द टेनेंट्स सिंस दे वर कंसीडर्ड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। और रियोज मतलब जो किसान रहेगा वो सिर्फ गधे की तरह काम करेगा बस। इस तरीके से ये किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। सो दिस सेटलमेंट टुक अवे द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ द जमींदार। तो जमींदार की पावर इस सिस्टम ने छीन लिया था। इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाले हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये चारों ही पार्ट जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लक्ष्मीकांत को ओपन करके आप बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट बना के रख लो, आने वाले एग्जाम में तो आ ही सकता है ये, राइट। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बाद गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डाला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। So now I hope IAS aspirants you enjoy this video. So don't forget to like our video and subscribe our channel Mission IAS.